Hello बच्चों, welcome to this amazing platform of Physics वाला. This is Nancy Della and today we will discuss the fourth lecture of human reproduction. तो अभी तक हमने जितना किया उसका हम क्विक रिकैप करते हैं. जैसे कि फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने बिल्कुल बेसिक्स किया था कि क्या क्या बेसिक स्टेप्स हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है, किस बेसिस के ऊपर हम इनको डिवाइड करते हैं कि मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम टेस्टिस बोलते हैं, फीमेल के अंदर हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को ओवरीज बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद हमने सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किए थे मेल के अंदर और हमने डिफरेंस देखा था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के सिर्फ दो काम होते हैं, एक तो वो गैमीट बनाएगा, दूसरा मेल सेक्स हार्मोन बनाएगा. और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के डायरेक्टली गैमीट तो प्रोड्यूस नहीं करता लेकिन रिप्रोडक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. उसके बाद सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि व्हाई टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. टेस्टिस किस स्ट्रक्चर के थ्रू, किस कैनाल के थ्रू डिसेंड करते हैं फ्रॉम एब्डोमेन टू स्क्रोटम और किस स्ट्रक्चर के थ्रू दोबारा से असेंड करते हैं एब्डोमेन के अंदर. ये सारी की सारी चीजें हमने देखी थी. क्या क्या जो मेल एसेसरी डक्ट्स हैं वो देखी थी, कैसे स्पर्म ट्रांसपोर्ट होता है, ये सारी की सारी चीजें हमने सेकेंड लेक्चर के अंदर देखी थी. थर्ड लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि मेल एसेसरी जो ग्लैंड्स होती हैं वो क्या होती हैं, हम सीमेन किसको बोलते हैं, फंक्शन क्या क्या होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के, कॉपर्स ग्लैंड के, स्पाइनल वेसिकल्स के. और हमने देखा था ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होती, क्या क्या इनके फंक्शन है. तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब क्वेश्चन आता है क्यों, क्योंकि एक तो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आज खत्म कर लेंगे. तीन टॉपिक हम यहाँ पे करने वाले हैं. पहला हार्मोनल कंट्रोल, मैं आपको दिखा देती हूँ. ठीक है, कौन कौन से हम टॉपिक करने वाले हैं. हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम करेंगे, फिर हम करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. एंड आई अश्योर यू अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इन तीनों टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले लो आप, या फिर डायग्रामेटिक क्वेश्चन आएगा, या फिर डायरेक्ट ऐप से पूछा जाएगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस को आप एक्सप्लेन करो. ठीक है, तो मतलब ये तीनों चीज़ें आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये तीनों चीज़ हम करने वाले हैं. ठीक है, तो हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं. आई होप आपने अपनी नोटबुक निकाली होगी और अपने अच्छे अच्छे नोट्स आप बनाना शुरू करोगे और चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहना है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने जो फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था अब वो 10 दिन के बाद खोलोगे, 20 दिन के बाद खोल के देखोगे. नहीं, जब भी आप नेक्स्ट लेक्चर जब भी आप पढ़ते हो कम से कम 15 से 20 मिनट जितना भी पीछे का हो गया है आप उसको रिवाइज करो, क्योंकि जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा. ठीक है, तो आज का हमारा जो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर सबसे पहले तो ये बताओ कि 11th किस किस ने ठीक से पढ़ी है. ठीक है, 11th में किस किस ने बदमाशी नहीं की, सारी की सारी चीज़ें आपको 11th में याद है. और बायो के अंदर अगर मैं बात करूँ स्पेशली जोलॉजी की, तो आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत पसंद आई होगी. ह्यूमन फिजियोलॉजी तो बहुत आपकी उस पे होगी, टिप्स पे होगी. तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर है पूरा का पूरा हार्मोन बेस्ड, बहुत सारी ग्लैंड्स दी हुई हैं, बहुत उनके सारे फंक्शंस दिए हुए हैं. तो क्या कुछ याद है, क्योंकि आज जो हम जो वर्ड्स यूज़ करेंगे, ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल के अंदर, वो आपको डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं तो सुने ही होंगे. ठीक है, तो ऐसा घबराने की बात नहीं है कि अगर आपको 11th नहीं आती तो ये टॉपिक आपके सर के ऊपर से जाएगा. बिल्कुल हम बेसिक से शुरू करने वाले हैं. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हाइपोथैलेमस की, ठीक है, ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी, हाइपोथैलेमस की, तो देखो हाइपोथैलेमस क्या है. हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस को हम बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड. ठीक है, हाइपोथैलेमस को हम बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड. अब मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि जो मास्टर ग्लैंड है वो कौन सी है, जल्दी बताओ, मास्टर ग्लैंड कौन सी है.
मास्टर ग्लैंड है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के सीक्रेशन को कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस। दैट्स व्हाई हाइपोथैलेमस इज आल्सो नोन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। और हाइपोथैलेमस जो हार्मोन सीक्रेट करता है बच्चे, वो दो ही टाइप के हैं, ठीक है, ठीक है, वो दो ही टाइप के हैं। कौन कौन से? क्या तो वो रिलीजिंग हॉर्मोन्स होंगे या फिर इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स होंगे। जो हाइपोथैलेमस जो हार्मोन से रिलीज करता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्म की जो फॉर्मेशन है वो कब शुरू होगी? वो प्यूबर्टी के टाइम पे शुरू होगी। तो प्यूबर्टी के टाइम के अंदर जब हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा और ये जो हार्मोन सीक्रेट करेगा, उस हार्मोन्स के नाम है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ये आपने डेफिनेटली सुना होगा, नहीं भी सुना तो क्लास को अगर आप ढंग से सुनेंगे और ढंग से लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे तो आपको डेफिनेटली याद होगा। और बायो, ठीक है, बायो या फिर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको नहीं याद हो रहा है, तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें अच्छे से याद होंगी। एक तो आप खुद से नोट्स बनाओगे तो एग्जाम के अंदर आप बहुत अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं आप कहीं से कुछ भी पढ़ लिया, कहीं से कुछ भी पढ़ लिया और उसके बाद फिर रिप्रेजेंटेशन आपकी खराब हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, कैसे आंसर शीट के अंदर आपने वो अच्छे से लिखना है। तो यहाँ पे देखो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ये जो हार्मोन सीक्रेट करेगा वो है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये जो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है ये किसके ऊपर एक्ट करेगा? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करेगा किसके ऊपर? एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। किसके ऊपर एक्ट करेगा बच्चे? एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, ठीक है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी यहां से दो हार्मोन सीक्रेट करेगी, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन सीक्रेट करेगी। उन दो हार्मोन का नाम क्या है? उन दो हार्मोन का नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज FSH। FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का एक दूसरा नाम है जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। यहाँ पे जल्दी से खुद से लिखो ICSH की फुल फॉर्म, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब जो FSH है, FSH किसके ऊपर एक्ट करेगा? देखो ध्यान से देखो, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसके ऊपर एक्ट करेगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करेगा सर्टोली सेल्स के ऊपर, ठीक है। कहां पर एक्ट करेगा? सर्टोली सेल्स के ऊपर, ठीक है। और ये जो सर्टोली सेल्स हैं बच्चे, ये सर्टोली सेल्स मेल जर्म सेल से क्या प्रोड्यूस कराएंगी? स्पर्म प्रोड्यूस कराएंगे। मेल जर्म सेल क्या करेंगी? स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म का प्रोडक्शन। तो सर्टोली सेल मेल जर्म सेल से क्या प्रोड्यूस कराएंगे बच्चे? स्पर्म, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? स्पर्मेटोजेनेसिस, सर्टोली सेल्स मेल जर्म सेल से क्या प्रोड्यूस कराएंगे? स्पर्म। तो हम लिख सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस, अगर स्पर्म की फॉर्मेशन की रेट एक नॉर्मल रेट से ज्यादा हो जाती है तो कैसे चीजें एक्ट होंगी? देखो, सर्टोली सेल एक और हार्मोन यहाँ पे प्रोड्यूस करती है जिसको हम बोलते हैं इनहिबिन हार्मोन, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? इनहिबिन हार्मोन। और इनहिबिन हार्मोन, आप नाम सुन के थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि इनहिबिन हार्मोन का फंक्शन क्या होगा। इनहिबिन हार्मोन का फंक्शन क्या होगा? अगर ये तभी होगा अगर स्पर्मेटोजेनेसिस, अगर स्पर्म की फॉर्मेशन की रेट नॉर्मल रेट से अगर ज्यादा हो जाती है तो क्या होगा कि ये जो इनहिबिन हार्मोन है ये नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है। ये नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को, जिससे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सीक्रेशन कम हो जाएगा और स्पर्मेटोजेनेसिस, रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस नॉर्मल हो जाएगी। अगर बड़ी हुई है तो वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? क्या इतना पार्ट समझ में आया? क्या लेफ्ट वाला पार्ट समझ में आया? मैंने क्या बोला कि हाइपोथैलेमस हार्मोन रिलीज करता है, वो दो ही टाइप के होंगे, क्या तो रिलीजिंग होते हैं या फिर आपके इनहिबिटिंग होते हैं। तो हाइपोथैलेमस
हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन रिलीज करती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करता है सर्टोली सेल्स के ऊपर। सर्टोली सेल मेल जर्म सेल से क्या प्रोड्यूस कराएंगे, स्पर्म, और सर्टोली सेल एक साथ में एक हार्मोन भी रिलीज करती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इनहिबिन हार्मोन। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस की रेट ज्यादा हो जाती है तो ये नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, जिससे कि एफएसएच का सीक्रेशन कम, अगर एफएसएच का सीक्रेशन कम तो स्पर्मेटोजेनेसिस रिड्यूस हो जाएगी। ये बात समझ में आई। अब देखो, ये तो हमारी एक बात हो गई। अभी हम यहाँ पे बोलते हैं कि ICSH, आई होप आपने फुल फॉर्म लिख ली होगी, नहीं भी लिखी है तो यहाँ पर तो हम कुछ और डिज़ाइन सा बनाएंगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ICSH की फुल फॉर्म, ठीक है। ICSH का मतलब है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बात समझ में आई। अब देखो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कल के लेक्चर के अंदर क्या मैंने आपको बताया था इंटरस्टिशियल सेल्स क्या होती हैं, जल्दी बताओ। क्या मैंने आपको बताया था इंटरस्टिशियल सेल्स क्या होती हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स को आप लेडिक सेल्स भी बोलते हो, और वो क्या प्रोड्यूस करेंगी, टेस्टोस्टेरोन, यानी कि मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या होगा कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसके ऊपर एक्ट करेगा, लेडिक सेल्स के ऊपर। किसके ऊपर, लेडिक सेल। और लेडिक सेल क्या रिलीज करेंगी बच्चे, लेडिक सेल रिलीज करेंगी हार्मोन जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। ये बात समझ में आई। अब देखो ध्यान से, टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन मैंने आपको फंक्शन लिखवाए थे, दो बार मैं आपको बता चुकी हूँ टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन। सबसे पहला स्पर्मेटोजेनेसिस, तो चलो ये तो एक तो किस में हेल्प करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस में, ठीक है, स्पर्म की फॉर्मेशन में। दूसरा काम क्या था टेस्टोस्टेरोन का, यानी कि जो भी मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है उनको मेंटेन करता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे फिर से मैं लिख देती हूँ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, ठीक है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, और मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन की वजह से मेंटेन रहता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही मेल के अंदर ज्यादा क्या रहता है, एग्रेशन रहता है, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का जो मेंटेनेंस है वो भी किसकी वजह से होगा, टेस्टोस्टेरोन। अगर टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन अगर ज्यादा हो जाता है, अगर टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है तो ये नेगेटिव फीडबैक किस किस को देगा, ये नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा बच्चे टेस्टोस्टेरोन किस किस को, एक तो नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा हाइपोथैलेमस को, ठीक है। अगर नेगेटिव फीडबैक हाइपोथैलेमस को प्रोवाइड करेगा तो यानी कि गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का सीक्रेशन कम तो ऑटोमेटिकली सारी की सारी चीजें रिड्यूस हो जाएंगी। दूसरा, एंटीरियर पिट्यूटरी को भी क्या प्रोवाइड करेगा, नेगेटिव फीडबैक। एंटीरियर पिट्यूटरी को भी क्या प्रोवाइड कर रहा है यहां से, नेगेटिव फीडबैक। अगर एंटीरियर पिट्यूटरी से नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सीक्रेशन कम, और लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन क्या करेंगी, कम बनाएंगी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन था किसका, हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है। ये मतलब पूरा का पूरा प्रोसेस है किसका, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और यहां से एक बार फिर से मैं क्विक रिकैप करती हूँ, ठीक है, 2 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड तो नहीं 2 मिनट लग जाएंगी। जैसे हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस को मैंने क्या बोला, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये भी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसको आप मास्टर ग्लैंड बोलते हो, इस पिट्यूटरी ग्लैंड के सीक्रेशन को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस जो हार्मोन रिलीज करता है उसको हम बोलते हैं गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी 2 टाइप के हार्मोन सीक्रेट करती है, एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा, सर्टोली सेल मेल जर्म सेल को बोलेंगे
करेंगी कि स्पर्म बनाओ, ठीक है। अगर स्पर्म की फॉर्मेशन अगर ज्यादा हो गई तो ये क्या करेंगे, रुको रुको रुको, मेरे पास एक इनहिबिन हार्मोन भी है, और ये इनहिबिन हार्मोन किसके पास जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, कि बस आप थोड़ा सा थम जाओ, ठीक है। तो नेगेटिव फीडबैक। अब उसके बाद क्या होगा, लुटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको आप इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं, नाम से पता चल रहा होगा इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल का मतलब क्या है, लेडिक सेल। लेडिक सेल क्या करेंगी, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेंगी, और ये टेस्टोस्टेरोन एक तो इनडायरेक्टली स्पर्मेटोजेनेसिस करता है, दूसरी बात ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, एग्रेशन, लिबिडो, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की मेंटेनेंस के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल है, टेस्टोस्टेरोन। अगर टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन ज्यादा हो गई, ठीक है, तो क्या होगा, ये चलेगा वापस हाइपोथैलेमस के पास कि थोड़ा सा थम जाओ। एंटीरियर पिट्यूटरी को भी क्या करेगा, ये नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा था आपका हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक आपको आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, और जहां तक मेरे को लगता है आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया होगा, क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये, जैसे कि मैंने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बना दिए, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर जब हमने ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस किया था, पूरा डिटेल के अंदर डायग्राम किया है, जो मैं आपको छोटा सा यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। तो चलो हम चलो यहीं पे लिख देते हैं, फिर मैं इसको रब कर दूंगी। यहाँ पे थी ग्रुप ऑफ सेल, जिसको हमने क्या बोला था, इंटरस्टिशियल सेल। अब सर्टोली सेल्स के अंदर जो कुबोइडल सेल्स होती हैं उसको हमने क्या बोला था, मेल जर्म सेल, ठीक है। और ये मेल जर्म सेल क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्पर्म। टेस्टोस्टेरोन बन बाहर रहे, टेस्टोस्टेरोन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर बन रहा है, स्पर्म फॉर्मेशन अंदर हो रही है, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टेस्टोस्टेरोन स्पर्म बना रहा है। तो कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, सोचो सोचो सोचो, कैसे पॉसिबल है, आना चाहिए ना दिमाग के अंदर कि स्पर्म की फॉर्मेशन तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हो रही है, टेस्टोस्टेरोन बाहर बन रहा है। अब टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन अंदर पहुंच जाएगा, किसके अंदर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। और अंदर पहुंच गया डिफ्यूजन की थ्रू, और जिससे कि अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये बात मैं आपको बताना चाह रही थी कि आपके दिमाग में ये ऐसी चीज आनी चाहिए थी। तो कमेंट बॉक्स में आपको मुझे ये बताना है कि 11th में डब्बा गोल है या फिर कुछ कुछ याद है, ठीक है। जल्दी बताइए, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं चल रहा है यहाँ पे, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। मैंने आपको बता दिया था 3 टॉपिक है एनसीईआरटी के अंदर। मैं आपको बता दूंगी कि एनसीईआरटी के अंदर जब हम लास्ट में सम अप करेंगे पूरा का पूरा लेक्चर कि कहाँ पे चीजें गिवन है, ठीक है। तो ये मत बोलना कि मैम आप आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हो, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, और आज के लेक्चर के अंदर तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख के ले लो, ठीक है। तो ये पढ़ा हमने हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारा एक टॉपिक हो गया खत्म। तो अब हम चलते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ, ठीक है। सेकंड टॉपिक क्या है, सेकंड टॉपिक है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। मैम आप स्टार्टिंग से स्पर्मेटोजेनेसिस कर रहे हो, ठीक है। आज आप डिटेल में पढ़ाओगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस होती क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, अब कहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेस्टिस के अंदर, और थोड़ा सा पर्टिकुलर हो जाओ तो मतलब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होगा, फॉर्मेशन, ये आज की क्लास का दूसरा टॉपिक है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखो स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरू होगा, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट, it starts at the age of puberty, ठीक है। यानी कि ये प्यूबर्टी पे शुरू होता है, यानी कि 13 to 14 एज के ऊपर ये स्टार्ट होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अब मुझे आप खुद बताओगे कि कौन कौन से हार्मोन होंगे, ठीक है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, बताओ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन, कौन कौन से हार्मोन होंगे, पहला आज का होमवर्क,
होमवर्क यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, कि स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कहां पर हो रहा है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्टार्ट होगा एट द एज ऑफ 13 to 14, जब हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा। थोड़ा सा मैं हिंट दे देती हूँ, जब हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा और वो रिलीज करेगा गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट, ये किसके ऊपर एक्ट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, जिससे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली सेल के ऊपर एक्ट करेगा, जो कि मेल जर्म सेल से स्पर्म को बनाएंगी। मैंने आंसर भी बता दिया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताओगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच हार्मोन। ठीक है, ये आज का आपका होमवर्क है। आप देखो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर कितने फेजेस होते हैं, हम ये देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस हैज 3 फेजेस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा का पूरा आपने ऐसे डिटेल में लिखना है, अगर आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, आ गया तो। स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, इट हैज 3 फेजेस। इसके पास कितने फेजेस होंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस के 3 फेजेस होंगे, ठीक है। तो सबसे जो पहला फेज है, सबसे पहला फेज को हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन फेज के अंदर क्या होगा कि बच्चे, मल्टीप्लीकेशन फेज के अंदर ना सेल का नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है। क्या होगा? सेल का नंबर इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल बाय माइटोसिस, ठीक है। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा, और जो डिवीजन होगा वो क्या होगा? माइटोसिस। आपने सेल डिवीजन वाले चैप्टर के अंदर ध्यान से पढ़ा होगा कि माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है। माइटोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, लेकिन मियोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, इसलिए हम मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं और माइटोसिस को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है माइटोसिस के अंदर वो क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। मल्टीप्लीकेशन फेज। दूसरा क्या होगा? ग्रोथ फेज के अंदर क्या होगा बच्चे? नो सेल, कोई भी सेल का डिवीजन नहीं होगा, नो सेल डिवीजन, ठीक है। कोई भी सेल का डिवीजन नहीं होगा, सिर्फ सेल की क्या होगी? ग्रोथ होगी। सेल की क्या होगी? ग्रोथ होगी। और जो थर्ड जो फेज है, जिसको हम क्या बोलेंगे? मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज के अंदर क्या होगा? मैच्योरेशन फेज के अंदर होगा फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्म। स्पर्म कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा, ठीक है। बनाएगा कौन? मेल जर्म सेल। और मेल जर्म सेल कैसी होती है? डिप्लॉइड। तो मैच्योरेशन फेज क्या होता है बच्चे? फॉर्मेशन ऑफ, सारी चीजें हम डिटेल में करेंगे, डोंट वरी। फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट, हैप्लॉइड स्पर्म फ्रॉम डिप्लॉइड मेल जर्म सेल, फ्रॉम डिप्लॉइड मेल जर्म सेल, ठीक है। यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है कि जो मेल जर्म सेल है, ठीक है, जो प्राइमरी जो मेल जर्म सेल है उससे स्पर्म का बनना इज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब यहां पर ना स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर आपको 1-2 टर्म और देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी टर्म होंगी? जैसे कि स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मिएशन। तो इनके बारे में भी हम ध्यान से समझते हैं कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है और स्पर्मिएशन क्या होती है। डायरेक्ट आपसे एक डिफरेंस पूछ लेते हैं कि राइट द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। राइट द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। एक्सप्लेन स्पर्मिएशन। बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे एक स्टेटमेंट बोलूं कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है, अब हम ये समझते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, देखो स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? तो जो मेल जर्म सेल से जो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनती है वो क्या बनेगी? मेल जर्म सेल से पहले स्पर्मेटिड बनती है। स्पर्मेटिड के बाद ट्रांसफॉर्मेशन होती है स्पर्म के अंदर। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि एक इजैकुलेशन के अंदर कम से कम जो स्पर्म होते हैं वो 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, ठीक है। तो
नंबर इतना ज़्यादा है, इसका मतलब सेल को हाईली कंपैक्ट होना पड़ेगा। और हाईली कंपैक्ट कैसे होगा, मतलब जितना भी जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म है वो रिमूव हो जाए, या फिर जितने भी अननेसेसरी जो भी सेल ऑर्गेनल है जो रिक्वायर्ड नहीं है वो भी सेल से बाहर निकल जाएं। तो इनको जो डाइजेस्ट करेगी वो बाद में सर्टोली सेल करती है, ठीक है। तो स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या है, जो स्पर्मेटिड जो बनी है मेल जर्म सेल से जो पहली स्ट्रक्चर बनती है उसको हम स्पर्मेटिड बोलेंगे, ठीक है। अब स्पर्मेटिड से स्पर्म की फॉर्मेशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, तो स्पर्मियोजेनेसिस को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, सेल का सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है स्पर्मेटिड का किसके अंदर, स्पर्म के अंदर, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म रिमूव हो जाएगा, जितने भी अननेसेसरी सेल ऑर्गेनल्स है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, तभी जो सेल है वो इतनी हाईली कॉम्पैक्ट हो जाती है। समझ में आया, स्पर्मियोजेनेसिस। और एक और टर्म आपको देखने को मिलेगी, दैट इज स्पर्मिएशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का मतलब क्या होता है, देखो जब स्पर्म बना तो जो स्पर्म का जो हेड है, ठीक है, जब स्पर्म बना तो जो स्पर्म का जो हेड है वो जो स्पर्म का जो हेड है वो सर्टोली सेल के अंदर घुस जाता है, ठीक है। किस लिए, पूरी की पूरा मतलब नर्शिमेंट लेने के लिए, क्योंकि स्पर्म तो बन गए, अब इसको जिंदा रहने के लिए किसकी जरूरत है, नर्शिमेंट की जरूरत है। और नर्शिमेंट कौन देगा, सर्टोली सेल्स देंगे, जिसको हमने क्या बोला है, नर्स सेल्स भी बोला है। तो जो भी स्पर्म बना है, अब ये जो स्पर्म का जो हेड है वो अटैच हो जाता है सर्टोली सेल से फॉर द नर्शिमेंट। अब स्पर्मिएशन क्या होगा, स्पर्मिएशन का मतलब है जो स्पर्म तो अटैच हो गया है, सारा का सारा नर्शिमेंट लेने के बाद अब जो स्पर्म रिलीज होगा, ठीक है, रिलीज होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, और बाकी फिर वो पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट करेगा। जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो स्टेट पार्ट था हमने उसको ट्यूबुला इरेक्टाई बोला था, फिर बहुत सारी ट्यूबुला इरेक्टाई एक जाल जैसी स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसको हम रेटिटेस्टिस बोलते हैं। अब ये जो रेटिटेस्टिस है वो किसके अंदर ओपन होंगी, रेटिटेस्टिस वॉस एफरेंशिया के अंदर, फिर वॉस एफरेंशिया एपिडाइडमिस के अंदर, एपिडाइडमिस फिर वॉस डिफरेंस, और फिर वॉस डिफरेंस से पूरा का पूरा स्पर्म आगे ट्रांसपोर्ट होगा। तो स्पर्मिएशन का मतलब क्या है कि डिटैचमेंट ऑफ स्पर्म हेड फ्रॉम द सर्टोली सेल एंड रिलीज आउट फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज नॉन एज स्पर्मिएशन, ठीक है। अटैच होता है स्पर्म, पहले स्पर्म का जो हेड है वो अटैच होता है सर्टोली सेल से, तभी तो जब मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया था, याद कीजिए जब मैंने आपको जो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस समझाया था, तब मैंने सर्टोली सेल्स के अंदर ऐसे बहुत सारी जो सर्टोली सेल्स बनाई थी। जैसे अगर मैं ये जैसे कि कोल्यूमिनर जो सेल्स थी मैंने सर्टोली सेल्स बनाई थी, ठीक है, और मैंने ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाई थी, ठीक है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाई थी, आपको याद होगा। तो यानी कि जो हेड है ये सर्टोली सेल से अटैच होता है फॉर द नर्शिमेंट। अब जैसे ही नर्शिमेंट सारा का सारा ले लिया, ये फाइनली रिलीज हो जाता है, ठीक है, रिलीज हो जाता है, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन, ठीक है। तो स्पर्मिएशन को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं, रिलीज ऑफ स्पर्म हेड फ्रॉम सर्टोली सेल से रिलीज हो जाता है, रिलीज ऑफ स्पर्म हेड फ्रॉम द सर्टोली सेल आफ्टर गेनिंग नर्शिमेंट, ठीक है। नर्शिमेंट लेने के बाद रिलीज ऑफ स्पर्म हेड फ्रॉम द सर्टोली सेल आफ्टर गेनिंग नर्शिमेंट, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है।
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से फाइनली स्पर्म रिलीज हो जाता है और किसके अंदर जाएगा, ट्यूबुला इरेक्टाई, रेटिटेस्टिस, वॉस एफ्रेंशिया, एपिडिडमिस एंड वॉस डिफरेंस। ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर थी। तो अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैं आपको होमवर्क दूं, ठीक है, तो होमवर्क क्या क्या होगा, आपको 3 स्टेटमेंट याद रखनी है, ठीक है, 3 स्टेटमेंट याद रखनी है और आपको खुद से लिख के देखना है, ठीक है। पहले समझना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होगा, पहले तो ये बात समझनी है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है कि जो प्राइमरी मेल जर्म सेल से स्पर्म का बनना, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है कि स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना। एंड स्पर्मिएशन का मतलब क्या होता है, स्पर्मिएशन का मतलब है कि फाइनली रिलीज हो जाता है स्पर्म सर्टोली सेल से, हेड, सर्टोली सेल के हेड से। और आप ये भी बोल सकते हो फाइनली रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इसको आप क्या बोलते हो, स्पर्मिएशन। तो ये जो तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, ये जो तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं आपको कंफ्यूज नहीं करना है और ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स आपको याद होनी चाहिए कि प्रॉपर क्या क्या डिफरेंस है स्पर्मिएशन के अंदर, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर और स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं पूरी की पूरी स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, पूरी की पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती है, कैसे मेल जर्म सेल से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो इससे पहले मैं आपको क्विक रिकैप देती हूँ, ठीक है, और ये रिकैप देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप में से कुछ नालायक बच्चे भी होंगे जिसने पिछली क्लास नहीं पढ़ी है, और वो नालायक बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बोलो कि हाँ जी मैम, हमसे नेक्स्ट लेक्चर मिस हो गया था और कॉन्सेप्ट भी मिस हो गया और हमने रिवाइज भी नहीं किया, ठीक है, जल्दी से बता देना मुझे, उनके नाम पता होने चाहिए। आप देखो, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट थी, ठीक है, 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट थी बच्चे। एक तो थी कोबॉइडल सेल्स, ठीक है, एक तो थी कोबॉइडल सेल्स और दूसरी थी कॉलुमिनर सेल्स। जो कॉलुमिनर जो सेल्स थी, ये थी कॉलुमिनर सेल्स, ठीक है। ये तो थी बच्चे कॉलुमिनर सेल्स, इसको तो हमने बोला है कॉलुमिनर सेल्स, ठीक है। कॉलुमिनर सेल्स को हमने बोला था सर्टोली सेल्स, जिसको हमने नर सेल्स बोला। और फिर ये थी कोबॉइडल सेल्स, और ये जो कोबॉइडल सेल्स थी, और ये जो कोबॉइडल सेल्स थी बच्चे, इनको हमने क्या बोला था, मेल जर्म सेल। एक्चुअली ये 2 टाइप की जर्म सेल होती है जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया ए टाइप एंड स्पर्मेटोगोनिया बी टाइप। देखो चलिए हम शुरू करते हैं कि ये जो मेल जर्म सेल है, इन मेल जर्म सेल से स्पर्म कैसे बनता है, ये हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। शुरू करें, इन हर एक सेल के पास क्या होगा, न्यूक्लियस हो गया। तो चलो अब हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती है। तो जैसे कि ये तो मैंने बेसमेंट मेम्ब्रेन बना दी है, ठीक है, ध्यान से समझना बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि ये है मेल जर्म सेल, ये मतलब जैसे कि बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट मेम्ब्रेन में यहाँ पे क्या होगा बच्चे, कोबोइडल सेल्स, ठीक है, ये क्या होंगी, कोबोइडल सेल्स होंगे, ये क्या होंगे बच्चे, कोबोइडल सेल्स, ठीक है। और इन कोबोइडल सेल्स को हमने क्या बोला है, इन कोबोइडल सेल्स को हमने बोला है स्पर्मेटोगोनिया। एक्चुअली जो स्पर्मेटोगोनिया ना 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ स्पर्मेटोगोनिया ए टाइप, स्पर्मेटोगोनिया ए टाइप एंड स्पर्मेटोगोनिया बी टाइप। अब देखो ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है, कुछ ज्यादा समझने का नहीं है। आपको इतना पता है कि जो मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, और वो थ्रू आउट लाइफ वो फर्टाइल होते हैं, ठीक है, थ्रू आउट लाइफ मेल रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब स्पर्म बनते रहते हैं, ठीक है। अगर तो अगर ऐसी तो सेल्स होनी चाहिए ना, ऐसी सेल्स हमेशा प्रेजेंट होनी चाहिए जो स्पर्म बनाए। तो 2 टाइप की मेल जर्म सेल होती है, 2 टाइप की मेल जर्म सेल्स होती है। एक तो होती है स्पर्मेटोगोनिया बी टाइप, ये जो स्पर्मेटोगोनिया बी टाइप है ये तो
आपके स्पर्म बनाएंगी। जो स्पर्मेटोगोनिया ए टाइप है, ये स्पर्मेटोगोनिया ए टाइप अपनी जैसी ही सेल्स दोबारा बनाएंगी और अपनी सारी सेल्स बनाने के लिए कौन सा डिवीजन होगा बच्चे इनके अंदर, माइटोसिस होगा। और कुछ ऐसी जो सेल्स हैं, कुछ स्पर्मेटोगोनिया ए टाइप किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, बी टाइप के अंदर, ठीक है। कुछ स्पर्मेटोगोनिया ए टाइप किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, बी टाइप के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि कुछ जो स्पर्मेटोगोनिया ए टाइप बी टाइप के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी जो कि स्पर्म बनाएंगी, और स्पर्मेटोगोनिया ए टाइप बार बार माइटोटिक डिवीजन करती है और जो डॉटर सेल्स बनाती हैं। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी, ज्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर मैं एक सेल की बात करूं, ठीक है, जस्ट सपोज मैं इसकी बात कर रही हूं, तो हम इसको जस्ट ऐसे ही स्पर्मेटोगोनिया लेके चलते हैं, ठीक है। क्या लेके चलते हैं हम, स्पर्मेटोगोनिया लेके चलते हैं। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है बच्चे, इसके अंदर क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया के अंदर क्या होगा, जैसे ये एक सेल है, ठीक है, इसको हम एक सेल ले लिया हमने, इसको हमने बोला है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। इसको हमने क्या बोल दिया, स्पर्मेटोगोनिया। तो वो सिर्फ मैंने इसलिए आपको समझाया है स्पर्मेटोगोनिया ए टाइप और स्पर्मेटोगोनिया बी टाइप, क्योंकि जो मेल है वो पूरी लाइफ टाइम क्या होता है, फर्टाइल होता है, वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो यानी कि ऐसी सेल्स भी होनी चाहिए जो हमेशा स्पर्म बनाए। तो जो स्पर्मेटोगोनिया ए टाइप है वो अपनी जैसी सेल बनाएंगी, ठीक है, और जो स्पर्मेटोगोनिया बी टाइप है ये स्पर्म बनाएंगी। अब देखो ये जैसे कि स्पर्मेटोगोनिया, अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है इनके अंदर क्या होगा बच्चे, माइटोटिक डिवीजन होगा, ठीक है। क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होता है। और ये अप्रोक्स कितना माइटोटिक डिवीजन होता है, कितनी बार, ये अप्रोक्स होता है 7 टाइम, ठीक है। कितनी बार होता है, 7 टाइम्स होता है। तो कुछ याद नहीं करना आपने अभी तक, बिल्कुल समझने की बात है कि मेल जर्म सेल है, मैंने आपको बता दिया। मेल जर्म सेल को इतना जान लो कि स्पर्मेटोगोनिया होती है, ठीक है। कितना जान लिया आपने कि जो मेल जो जर्म सेल है, मेल जर्म सेल को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये स्पर्मेटोगोनिया बार बार क्या करेगी, माइटोटिक डिवीजन करेगी, ठीक है। बार बार क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। यानी कि पहला जो फेज था, 3 फेज बताए थे मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर, 3 फेज बताए थे। पहला फेज क्या था, मल्टीप्लीकेशन फेज। मल्टीप्लीकेशन फेज के अंदर क्या होगा, सेल का नंबर इंक्रीज होगा। तो सेल का क्या हो रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहा है, सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है। और डिवीजन कौन सा होगा, माइटोसिस। डिवीजन कैसा होगा, माइटोसिस। तो आपको पता है जो स्पर्मेटोगोनिया बच्चे वो कैसी होती है, 2n। स्पर्मेटोगोनिया कैसी होती है, 2n, यानी कि वो डिप्लॉइड होती है। स्पर्मेटोगोनिया कैसी होती है बच्चे, डिप्लॉइड होती है, 2n होती है। और यानी कि अब जो भी डिवीजन होगा, और तो डिवीजन होके सेल बनेगी और ये फिर क्या करेगी, नर्शिमेंट ले लेगी, ठीक है। ये जो सेल है सर्टोली सेल से क्या डिराइव कर लेगी, नर्शिमेंट डिराइव कर लेगी। और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखिए ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, यहां तक क्या हुआ है बच्चे, यहां तक सिर्फ क्या हुआ है, यहां तक सिर्फ हुआ है आपका मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है। यानी कि यहां तक मैं बोल सकती हूँ, यहां तक क्या हुआ है, मल्टीप्लिकेशन फेज हुआ है आपका। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने क्या लिया, नर्शिमेंट लिया। और नर्शिमेंट कहां से लिया, सर्टोली सेल से ही तो नर्शिमेंट लेंगी, सर्टोली सेल से ही क्या लेंगी, नर्शिमेंट लेंगी। तो यहां तक हमारे 2 फेज कंप्लीट हो गए, ठीक है। 2 फेज कौन से कंप्लीट हो गए, तो सबसे पहले यहां पर मैं लिख देती हूं कौन सा फेज हो गया, ये वाला हो गया बच्चे मल्टीप्लिकेशन फेज। इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज। इसको मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ फेज, ठीक है। ग्रोथ फेज कि ये जो मेल जो जर्म सेल है ये क्या प्रोवाइड करेगी, नर्शिमेंट ले लेगी। और नर्शिमेंट किससे ले लेगी, सर्टोली सेल से नर्शिमेंट ले लेगी। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। तो आप ये बताओ, अभी तक सिर्फ माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, अभी तक सिर्फ माइटोटिक डिवीजन हुआ है। तो अगर स्पर्मेटोगोनिया 2n है, अगर स्पर्मेटोगोनिया 2n है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या होगी, 2n। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या होगी, 2n। तो यानी कि 2 फेज हो गए, एक तो मल्टीप्लिकेशन फेज हो गया, दूसरा है ग्रोथ फेज। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का कैसा डिवीजन होगा, प्राइमरी
स्पर्मेटोसाइट का होगा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, ध्यान रखना। तो यहां से अब क्या होगा, यहां से बच्चे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमें क्या मिलेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमें क्या मिलेगी, दो, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमें दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिलेंगी, क्या मिलेंगी, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिलेंगी। और यहां पर जो डिवीजन हो रहा है, ये कौन सा डिवीजन है, यहां पर जो डिवीजन होगा बच्चे उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, समझ में आया, ठीक है, ये क्या हो गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और यहाँ पर जो डिवीजन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ माइटोसिस है, यहाँ पे क्या हुआ है, माइटोसिस हो रहा है, यहाँ पर कोई भी सेल डिवीजन नहीं हुआ, ठीक है, सिर्फ सेल की क्या हुई, ग्रोथ हुई, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ सेल की ग्रोथ हुई, यानी कि माइटोसिस कौन से डिवीजन के अंदर हुआ है, आपका मल्टीप्लीकेशन फेज के अंदर, मल्टीप्लीकेशन फेज के अंदर माइटोसिस हुआ है। नो सेल डिवीजन किसके अंदर होगा, आपका ग्रोथ फेज के अंदर। और जो पहली बार क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी, तो यहां पर जो डिवीजन हुआ है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, हम इसको क्या बोलेंगे बच्चे, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ठीक है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन बोलेंगे। अब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद क्या होगा, अब दोबारा से सेल क्या करेगी, डिवाइड करेगी, और सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा, ठीक है, सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा, और हमें क्या मिलेंगी, चार स्पर्मेटिड, ठीक है, और ये हमें क्या मिली है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और यहाँ पर हमें क्या मिला है, स्पर्मेटिड, ठीक है, ये क्या मिला बच्चे हमें, स्पर्मेटिड। तो यहाँ पर जो डिवीजन होगा, यहाँ पे कौन सा डिवीजन हुआ है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन। सेकेंड मियोटिक डिवीजन के अंदर कोई भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं होता, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। तो इसका मतलब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आपकी हैप्लॉइड होगी, स्पर्मेटोसाइट के अंदर, यानी कि सेकेंड मियोटिक डिवीजन से हमें मिला है स्पर्मेटिड, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर चेंज नहीं होगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अगर हैप्लॉइड है तो इसका मतलब स्पर्मेटिड भी क्या है, हैप्लॉइड है। अब स्पर्मेटिड का क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, और हमें क्या मिलेंगे, स्पर्म मिलेंगे। और इस प्रोसेस को मैंने अभी आपको लिखवाया था, क्या बोलते, स्पर्मियोजेनेसिस। और ये हमें क्या मिले, स्पर्म, और स्पर्म की नेचर क्या होगी, हैप्लॉइड होगी, ठीक है। तो यहां से जो डिवीजन हुआ, यानी कि यहां से ग्रोथ फेज के बाद ये जो डिवीजन है, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, मैचुरेशन फेज, इसको हम क्या बोलेंगे, मैचुरेशन फेज, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इस पूरी की पूरी कहानी को हम सम अप करते हैं। देखो कि हमारे पास मेल जर्म सेल थी जिसको हमने बोला स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया ने मतलब एक स्पर्मेटोगोनिया, ऐसे ही बहुत सारी जो सेल्स होंगी, एक स्पर्मेटोगोनिया ने की बात कर रहे हैं जिसने नर्सिमेंट ले लिया, अब हम उसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, हमें मिली सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर फिर से सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, हमें मिलेंगे स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड का ट्रांसफर होगा किसके अंदर, स्पर्म के अंदर, ठीक है। मेल जर्म सेल से स्पर्म बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। अब देखो अगर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं वो देखते हैं। अब देखो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिले, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिले, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड मिले, चार स्पर्मेटिड बने, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म मिले, चार स्पर्म मिले, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चंस में लिख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो यानी कि वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमें कितने स्पर्मेटिड मिलते हैं, टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट लिख लेते हैं पहले, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिलते हैं हमें, ठीक है। वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमें कितने स्पर्मेटिड मिलेंगे, ठीक है, 4 स्पर्मेटिड मिलेंगे,
ठीक है, 4 स्पर्मेटिड मिलेंगे और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमें कितने स्पर्म मिलेंगे, जितने स्पर्मेटिड मिले हैं स्पर्मेटोसाइट से हमें कितने स्पर्म मिलेंगे, 4 स्पर्म मिलेंगे। कहानी समझ में आ गई? देखो फिर से, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड, 2। एक की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, एक से कितने स्पर्मेटिड, 2। ठीक है, यहां से फिर से लिख लेते हैं, 1 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, 1 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से हमें कितने मिले हैं, 2 स्पर्मेटिड मिले हैं। ठीक है, और 2 ही कितने मिलेंगे हमें, या फिर आप ये बोलो 2 स्पर्म। ठीक है, ठीक है। अब देखो, एक आपको मैं होमवर्क का क्वेश्चन देती हूँ, ये मैंने पूरी की पूरी कहानी लिख दी है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, आपका एक होमवर्क है। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, हाउ मेनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट are required for production of, how many primary spermatocytes are required for production of 50 spermatid। ठीक है, जल्दी बताओ, ये आपको होमवर्क में मुझे बताना है। ठीक है, ये आपको होमवर्क में मुझे बताना है। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो इसका मतलब है आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया है। ठीक है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया है। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिलेंगे, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड यानी कि 2 स्पर्म। एंड हाउ मेनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन, अभी भी ठीक नहीं लिखिए, एक सेकेंड, फॉर द प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी है, ये मैंने आपको पूरा का समझा दिया है। 3 फेजेस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? ये पूरी की पूरी कहानी थी। अब हम इसका लास्ट टॉपिक कर लेते हैं। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, और टॉपिक का नाम क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ये पूरा का पूरी थर्ड टॉपिक है। ठीक है, थर्ड टॉपिक है, क्लास का लास्ट टॉपिक है। तो देखो, जो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है इसके पास कितने पार्ट होते हैं, इट हैज 4 पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं इसके, 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सबको पता होगी कौन कौन से पार्ट्स होंगे, जल्दी बताओ कौन कौन से 4 पार्ट होते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कौन कौन से 4 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहला तो बताओ है हेड, सबसे पहला तो क्या होगा, हेड होगा। थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, क्योंकि हम स्ट्रक्चर नेक्स्ट पेज पे बनाएंगे और एक एक के पार्ट के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, हेड पार्ट हो गया। ठीक है, सेकंड जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, नेक पार्ट। थर्ड जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, मिडल पीस। थर्ड पार्ट को हम क्या बोलेंगे, मिडल पीस। और फोर्थ पार्ट को हम क्या बोलते हैं, टेल। ये 4 पार्ट होते हैं स्पर्म के। ठीक है, 4 पार्ट होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के। कौन कौन से, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। अब हम देखो स्ट्रक्चर बनाएंगे और हम देखेंगे कि कैसे कैसे चीजें प्रेजेंट होती। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया था कि स्पर्मेटिड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्पर्म के अंदर। रीजन क्या होता है, स्पर्मेटिड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्पर्म के अंदर। रीजन यही है बच्चे कि जितनी भी जो चीजें प्रेजेंट होती हैं, जैसे एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म है वो रिमूव हो जाता है, जितने भी अननेसेसरी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भी रिमूव हो जाती हैं। लेकिन जितनी भी जो गोल्जी बॉडीज हैं, जितनी भी जो गोल्जी बॉडीज हैं वो कॉम्पैक्ट करके एक स्ट्रक्चर बना देंगी, जिसको कैप लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। जिस कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, उस कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बच्चे एक्रोसोम। ठीक है,
उसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। और एक्रोसोम के जस्ट नीचे नीचे क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस। एक्रोसोम के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के नीचे क्या प्रेजेंट होंगे, दो सेंट्रियोल न्यूक्लियस के नीचे प्रेजेंट होंगे, दो सेंट्रियोल न्यूक्लियस के नीचे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जिसको पास वाले को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल और दूर वाले को हम क्या बोलते हैं, डिस्टल। जैसे आप 11th में पढ़ के आए होगे, आपने नेफ्रॉन की जब स्ट्रक्चर पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल क्यों बोला था, क्योंकि वो बोमन कैप्सूल के बिल्कुल पास था। डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का मतलब क्या है, वो बोमन कैप्सूल के दूर है। तो यहाँ पे हम पहले वाले को, जो न्यूक्लियस के जो पास है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस के जो पास है, बताओ, जो न्यूक्लियस के जो पास है उसको हम बोलते हैं बच्चे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और जो दूर है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, और डिस्टल सेंट्रियोल ही क्या बनाएगा बच्चे, डिस्टल सेंट्रियोल नीचे बनाएगा एक्सियल फिलामेंट। जो डिस्टल जो सेंट्रियोल है, डिस्टल सेंट्रियोल क्या बनाएगा, एक्सियल फिलामेंट। और ये जो एक्सियल फिलामेंट है बाद में किसके अंदर, ये जो एक्सियल फिलामेंट है जिसकी 9+2 अरेंजमेंट होती है। ठीक है, ये जो एक्सियल फिलामेंट है बच्चे, एक्सियल फिलामेंट, ये जो एक्सियल फिलामेंट ही बाद में क्या बनाएगा, टेल बनाएगा। ठीक है, और इस एक्सियल फिलामेंट के अराउंड स्पाइरली अरेंज्ड क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यहाँ पर स्पाइरली अरेंज क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। जैसे ये बना दिया माइटोकॉन्ड्रिया, स्पाइरली अरेंज। ये जो चीजें होती है ना बच्चे, एक के नीचे एक क्यों प्रेजेंट होते, बताओ, जो एक के नीचे एक क्यों प्रेजेंट होते, इसलिए क्योंकि स्ट्रक्चर और ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाए, स्ट्रक्चर और ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाए, इसलिए ये एक के नीचे एक प्रेजेंट होती हैं। और ये स्पाइरली अरेंज क्या होंगे बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये स्पाइरली अरेंज क्या होंगे बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर इसलिए होंगी क्योंकि ये स्ट्रक्चर सारी की सारी इसलिए प्रेजेंट होंगी क्योंकि स्ट्रक्चर और ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाए। अब देखो, यही बाद में क्या बनाएगा, ये जो एक्सियल फिलामेंट है यही क्या बनाएगा, बाद में टेल बनाएगा। यही जो पार्ट है बाद में क्या बनाएगा, टेल बनाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम इसकी नेमिंग करेंगे। अब ये जो स्पर्म है, स्पर्म एक सेल है, सेल है तो इसका मतलब इसके ऊपर बाहर किसकी कवरिंग होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होगी, है ना। तो देखो, यहाँ पे हम बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग बना देते हैं। ठीक है, और 3 पार्ट बनाने हैं, बनाए हैं हमने, और उनकी हम नेमिंग लिख देंगे। तो आज की क्लास तो आपने जाने के बाद रिवाइज करनी है। ठीक है, आज तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि हमारा आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो गया है। आज हमारा क्या हो जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ाई की तो डब्बा डब्बा गोल। ठीक है, अब देखो, नेमिंग हम कर लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, हेड बताया था। ठीक है, तो हेड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, हेड के अंदर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी बच्चे, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। और एक प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस। ठीक है, तो हेड के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी, हेड के अंदर प्रेजेंट होगा एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस। और ये जो छोटी सी जो स्ट्रक्चर है बच्चे, इसको हमने क्या बोला है, नेक। इस छोटी सी स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला है, नेक। और जो पहला जो सेंट्रियोल है, ठीक है, पहला सेंट्रियोल, पहले सेंट्रियोल को हमने बोला है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ठीक है, पहले सेंट्रियोल को हमने क्या बोला है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, जो कि पास है। और जो दूसरा जो सेंट्रियोल है, जो दूसरा सेंट्रियोल है, इसको हमने क्या बोला है, डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, दूसरा सेंट्रियोल है, इसको हमने क्या बोला है, डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, और स्पाइरली अरेंज्ड, ये क्या है बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, पहले मैं ये वाला पार्ट लिख देती हूँ। ओहो, ठीक है, पहले हमें बनाना है
देखो ये वाला जो पार्ट है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, इसको हम बोलते हैं मिडल पीस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मिडल पीस। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म के किस पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं मिडल पीस के अंदर। ठीक है, और ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल फिलामेंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट। और ये हो गई फाइब्रस शीथ, या फिर आप यहाँ पे इसको बोल सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऊपर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख देते हैं, चलो यहीं पे लिख देते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये हो गई बच्चे टेल, और जहां पर लास्ट में जो फाइब्रस शीथ नहीं है इसको हम बोलते हैं एंड पीस, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंड पीस बोलते हैं। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की। अब कुछ कुछ बातें हम लिख देते हैं। हेड के अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, हेड के अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, एक तो मैंने अभी बताया आपको, एक तो प्रेजेंट होगा एक्रोसोम। ठीक है, और दूसरा बताया मैंने न्यूक्लियस। ठीक है, दूसरा क्या बताया मैंने, न्यूक्लियस। अब देखो एक्रोसोम क्या होता है, एक्रोसोम एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, कैप लाइक एंटीरियर स्ट्रक्चर, कैप लाइक एंटीरियर स्ट्रक्चर, ये कैप लाइक एंटीरियर स्ट्रक्चर होती है विच इज फॉर्म्ड बाय कंपैक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज। जो गोल्जी बॉडीज है ये स्ट्रक्चर बनाती हैं कैप लाइक, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। अब ये जो एक्रोसोम है इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। ठीक है, बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं बच्चे। ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को हम बोलते हैं स्पर्म लाइसिन। अब देखो जैसे जो एग है बच्चे, एग जो फीमेल का जो गैमीट है, एग वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड होता है बहुत सारी मेम्ब्रेन से। तो जब फ्यूजन होगा न्यूक्लियस का, स्पर्म के न्यूक्लियस का और एग के न्यूक्लियस का, तो मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए हमारे पास एंजाइम की जरूरत होती है। और वो जो एंजाइम्स है वो किसके पास प्रेजेंट होते हैं, एक्रोसोम के पास। जब फ्यूजन होगा तो ये जो एक्रोसोम है, तभी एक हेड के ऊपर यानी कि एंटीरियरली प्रेजेंट होगा, तब फ्यूजन होता है। तब फ्यूजन होगा तो एग मेम्ब्रेन के जो भी जितनी भी जो एग मेम्ब्रेन है उसको हाइड्रोलाइज कर सके, उसको ब्रेक कर सके, तो यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म लाइसिन। और ये मिलके बना है कॉम्पैक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज से। ये किससे मिलके बना है बच्चे, कॉम्पैक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास क्या होगा, जेनेटिक मटीरियल, न्यूक्लियस के पास क्या होगा, जेनेटिक मटीरियल, और यही क्या करेगा, फ्यूज करेगा। अब देखो नेक है, नेक के पास दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक है, नेक के पास दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होंगे, एक तो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होगा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, डिस्टल सेंट्रियोल। अब देखो जो डिस्टल सेंट्रियोल है ये तो एक्सियल फिलामेंट बना देगा। ठीक है, डिस्टल सेंट्रियोल क्या बना देगा, एक्सियल फिलामेंट। अब बात आती है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल का फंक्शन। अब ध्यान से सुनना है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। देखो जब फ्यूजन होता है तो जो एक्रोसोम है एग की मेम्ब्रेन को डिसइंटीग्रेट कर देगा। ठीक है, जो बाकी जो मिडिल पीस है, ये मिडिल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि स्पर्म की मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। अब बात आती है कि जो नेक के अंदर प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल क्या होता है। डिस्टल सेंट्रियोल है ये बेसल बॉडी की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, जो एक्सियल फिलामेंट बनाएगा, यही जो एक्सियल फिलामेंट है लास्ट में टेल के अंदर कन्वर्ट होगी। अब हम बात करते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का क्या फंक्शन है। बच्चे देखो जब फ्यूजन होगा स्पर्म के साथ साथ कौन जाता है, स्पर्म के साथ एक तो न्यूक्लियस जाएगा और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल भी जाएगा। देखो जब फ्यूजन होगा, जब जाइगोट बनेगा, अब जाइगोट जब मल्टीप्लाई करता है यानी कि जब माइटोसिस करता है, तो माइटोसिस के लिए स्पिंडल फॉर्मेशन की जरूरत होती है। तो स्पिंडल फॉर्मेशन कौन बनाएगा, स्पिंडल फॉर्मेशन बनाएगा यही प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ये डिवीजन में हेल्प करता है, यानी कि
ये फर्स्ट क्लीवेज में जो माइटोटिक डिवीजन होता है जाइगोट के अंदर, हम उसको क्या बोलते हैं, क्लीवेज भी बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन में ये हेल्प करता है। फिर से सुनना, जब फ्यूजन होता है तो स्पर्म के साथ न्यूक्लियस भी जाएगा और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल भी जाएगा। फ्यूजन होके क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट का नंबर इंक्रीज होगा माइटोसिस से, और माइटोसिस के लिए स्पिंडल फॉर्मेशन की जरूरत होती है, और स्पिंडल फॉर्मेशन कौन बनाएगा, मेल का प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। कौन बनाएगा, मेल का प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और फर्स्ट मियोटिक जो डिवीजन है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज। तो प्रॉक्सिमल जो सेंट्रियोल है किसमें हेल्प कर रहा है, फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन में। और डिस्टल सेंट्रियोल है, ये बेसल बॉडी की तरह एक्ट करेगा जो कि एक्सल फिलामेंट बनाएगा। मिडल पीस के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और आज तक तो आप पढ़ के आए होंगे माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म, एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ स्पर्म, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। और जो टेल है, ये टेल किस में हेल्प करेगी, मूव करने में हेल्प करेगी, ठीक है, मूव करने में हेल्प करेगी। तो समझ में आया स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो 4 पार्ट आते हैं। जब आपसे स्ट्रक्चर पूछे तो सबसे पहले आप डायग्राम को एक्सप्लेन करोगे, उसके साथ साथ ये सारे के सारे पार्ट्स के बारे में लिखोगे, तभी आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। हेड है, हेड के पास क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी, एक्रोसोम और न्यूक्लियस। एक्रोसोम मिलके बना है गोल्जी बॉडी से, जिसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि एग मेम्ब्रेन को हाइड्रोलाइज करेंगे। न्यूक्लियस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि फ्यूजन में हेल्प करेगा। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल फर्स्ट क्लीवेज में हेल्प करेगा। डिस्टल सेंट्रियोल बेसल बॉडी की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। जो एक्सियल फिलामेंट है, और एक्सियल फिलामेंट के चारों ओर स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है। और हर एक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तो कवरिंग होगी, क्योंकि सेल जो स्पर्म का एक सेल है। और ये पूरी की पूरी जो टेल होगी जो मूवमेंट में हेल्प करेगी। टेल की मूवमेंट में हेल्प करने, जब टेल मूवमेंट में हेल्प करती है और जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कौन प्रोवाइड करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज की क्लास के अंदर बच्चे हमने 3 टॉपिक किए। आज की क्लास के अंदर हमने 3 टॉपिक किए। सबसे पहला टॉपिक हमने हार्मोनल कंट्रोल देखा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, स्पर्मेटोजेनेसिस देखा, और उसके बाद हमने किया स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं आपकी एनसीईआरटी के बारे में कि भैया एनसीईआरटी क्या कह रही है, ठीक है। एनसीईआरटी के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये एनसीईआरटी की रिटर्न है बच्चे, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होती है। सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सीक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। दिस इज, यू रिकॉल, इज ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन, एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। द इंक्रीज लेवल ऑफ गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन देन एक्ट एज एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ 2 गोनेडोट्रोफिन्स। और 2 गोनेडोट्रोफिन कौन कौन से हैं, एक तो है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा क्या होगा आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मैंने ये पूरा का पूरा चार्ट के फॉर्म में आपको समझाया है। LH एक्ट एज लेडिक सेल, LH किसके ऊपर एक्ट करेगा, लेडिक सेल के ऊपर, एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड द सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। एंड द मोस्ट कॉमन एंड्रोजन कौन सा होगा, टेस्टोस्टेरोन। एंड ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये किस में हेल्प करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली सेल के ऊपर एक्ट करेगा एंड स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ सम फैक्टर्स, और ये ऐसे फैक्टर्स रिलीज करेगा जिससे कि क्या हो, स्पर्म मियोजेनेसिस हो, जिससे कि क्या हो, स्पर्म मियोजेनेसिस हो। समझ में आया, समझ में आया। ये था पूरा का पूरा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये मैंने चार्ट की फॉर्म में आपको समझाया है, ठीक है। अब देखो हमने देखा था गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस के अंदर हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं। अब देखो द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, द टेस्टिस इन द मेल एंड द ओवरीज इन द फीमेल प्रोड्यूस गैमेट। गैमेटोजेनेसिस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन गैमेट बनाएंगे। मेल के अंदर टेस्टिस होता है, फीमेल के अंदर ओवरीज होता है। बाय द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम मेल के अंदर बात कर रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बात कर रहे हैं। तो टेस्टिस इमेच्योर मेल जर्म सेल होती है, स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये कब शुरू होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे। कब शुरू होता है ये, प्यूबर्टी के टाइम पे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। द स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, जिसको हम सिंगल को हम स्पर्मेटोगोनियम बोलेंगे, प्रेजेंट इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मैंने
बताया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो टाइप की सेल प्रेजेंट होती है, एक तो प्रेजेंट होगी एक तो स्पर्मेटोगोनिया यानी कि मेल जर्म सेल, दूसरी सर्टोली सेल, मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन। यहाँ पे जो डिवीजन हो रहा है माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है। हर एक स्पर्मेटोगोनिया क्या है, एक डिप्लॉइड सेल है, ठीक है, जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम है। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया को हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे जब वो न्यूट्रिशंस ले लेती हैं, ठीक है, और ये किसके थ्रू डिवाइड करेंगे, अब यहाँ से म्यूसिस चालू हुआ है, ठीक है। तो ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन, पहला म्यूटिक डिवीजन को रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड होती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। टू इक्वली सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिलेंगी विच हैव 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडर सेकेंड म्यूटिक डिवीजन, अब ये सेकेंड म्यूटिक डिवीजन होगा और हमें क्या मिलेगा, 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड, हमें क्या मिलेगा, 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। व्हाट विड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जल्दी बताओ, स्पर्मेटिड का नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, जल्दी बताओ, स्पर्मेटिड के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, क्वेश्चन है आपका, ठीक है, आंसर दोगे मुझे, दूसरा क्वेश्चन होमवर्क का, ठीक है। द स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ, जो स्पर्मेटिड है ट्रांसफॉर्म होंगे स्पर्म के अंदर, जिस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम एंडेड इन द सर्टोली सेल एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। तो आपको ये तीनों प्रोसेस आनी चाहिए, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, ठीक है। और ये आपका डायग्रामेटिक व्यू है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, जिसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनिया है बच्चे। स्पर्मेटोगोनिया पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगी, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, फिर स्पर्मेटिड, और ये जो स्पर्मेटिड है बाद में फाइनली किसके, ये अब ये जो सर्टोली सेल्स है बच्चे, ये कौन सी सेल्स है, सर्टोली सेल्स है, ठीक है। सर्टोली सेल्स जो स्पर्मेटिड बने वो सर्टोली सेल के हेड है स्पर्मेटिड का, वो सर्टोली सेल से एम्बेडेड होगा, फाइनली रिलीज हो जाएगा स्पर्म, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका डायग्राम था, ठीक है। तो यहां से अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, चलो ठीक है, ओके। ये हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है, ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में क्या क्या है, लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, जो हमने डायग्राम देख लिया, ठीक है। इट इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल, ये पार्ट्स मैंने आपको बता दिया था। अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप्स द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म, ठीक है, सेल तो बाहर क्या प्रेजेंट होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा हेड के अंदर। द इंटीरियर पोर्शन इज कवर्ड बाई, जो इंटीरियर पोर्शन है उसके पास कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम एक्रोसोम बोलते हैं। एक्रोसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे बाय डिसॉल्विंग द एग मेम्ब्रेन्स, ठीक है। द मिडल पीस के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं और ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेल दैट फैसिलिटेट द स्पर्म मोटिलिटी एंड एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। लास्ट क्लास के अंदर मैंने बता दिया था कि मेल एजैकुलेशन होता है जब कितने स्पर्म रिलीज होते हैं, 200 से लेके 300 मिलियन, और ड्यूरिंग अ कोइटस। और फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% ऐसे स्पर्म होने चाहिए जिनकी शेप एंड साइज नॉर्मल है, एंड 40% ऑफ देम शुड हैव सो विग्रस मोटिलिटी, उनके पास क्या होनी चाहिए, मोटिलिटी होनी चाहिए एटलीस्ट 60% आउट ऑफ 200 से लेके 300 मिलियन ऑफ स्पर्म, ठीक है। स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, स्पर्म रिलीज होंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड ट्रांसपोर्टेड बाय द एसएससी डक्ट्स, मैंने आपको एसएससी डक्ट्स बताई थी, जैसे ट्यूबुलर रेक्टाई, रेटिटेसिस, वास एफरेंस, फिर एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस के थ्रू स्पर्म ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। और उसके अंदर बहुत सारे सीक्रेशंस मिलेंगे जो भी एसेसरी ग्लैंड्स है, जैसे कि स्पाइनल वेसिकल, कॉपर्स ग्लैंड एंड बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, और स्पर्म और इन सारी की सारी एसेसरी ग्लैंड के सीक्रेशन मिलके क्या बना देता है, सीमेन, जो फाइनली इजेक्ट आउट होता है बॉडी से, ठीक है। एंड
and essential for the maturation and motility of the sperm. The seminal plasma along with sperm, जिसको हम क्या बोलते हैं, semen. The function of the male sex SSC ducts and glands are maintained by the testicular hormone, जिसको हम क्या बोल रहे थे, एंड्रोजन्स बोल रहे थे. एंड द मोस्ट कॉमन एंड्रोजन इज द टेस्टोस्टेरोन. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज हमारा खत्म हुआ है. अब चलो आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन की तरफ आ जाओ. मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, आपको होमवर्क में जल्दी करने हैं. ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैम हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिल्कुल खत्म हो गया है. हमारे चारों लेक्चर हमारे टिप्स के ऊपर हैं. जो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आएगा. चलिए, What is the process of the conversion of spermatid to sperm? Spermatid से sperm बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ. spermatid से sperm बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चे? spermiogenesis. क्या बोलते हैं हम? spermiogenesis. ठीक है, spermiation जो फाइनली sperm रिलीज हो जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से. spermatogenesis का मतलब जो प्राइमोर्डियल मेल जर्म सेल से sperm बन रहा है उसको हम spermatogenesis बोलते हैं. meiosis इज द टाइप ऑफ डिवीजन. meiosis क्या है? डिवीजन का टाइप है. ठीक है, तो यहां से जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहां से करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सर्टोली सेल. सारे के सारे क्वेश्चन है जब स्पर्म रिलीज हो जाता है सर्टोली सेल से आफ्टर गिविंग द नरिशमेंट, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चे? स्पर्मिएशन. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन. समझ में आया? उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन. चलो, सारे के सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं. अब बताओ ऑनसेट ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कब शुरू होता है? स्पर्म का बनना शुरू होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एट द एज ऑफ प्यूबर्टी. ठीक है, मेल के अंदर जो मेल के अंदर स्पर्म बनेगा. ठीक है, स्पर्म कब बनेगा? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, विच सेल आर responsible for the nourishment of the spermatid while they mature to produce sperm. जल्दी बताओ यहां से क्वेश्चन है कि कौन सी सेल रेस्पॉन्सिबल है फॉर द नरिशमेंट ऑफ स्पर्मेटिड. ठीक है, while they mature to produce sperm. तो नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेंगी? नर्स सेल. ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी नर्स सेल, और नर्स सेल का ही नाम क्या है बच्चे? सर्टोली सेल्स. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया अपना? ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ द हार्मोन. हमें करेक्ट पेयर बताना. ये जब भी क्वेश्चन पढ़ना है तो आपने ये ध्यान रखना है कि करेक्ट पूछा है या फिर इनकरेक्ट पूछा है. एंड इट्स द टारगेट सेल एंड टेक्स्ट ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस. गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन. गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन किस सेल के ऊपर एक्ट करेंगे? देखो, हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन. गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन किसके ऊपर एक्ट करते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेंगे. किसके ऊपर एक्ट करेंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेंगे. ऑप्शन गलत. सेकंड है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. किसके ऊपर एक्ट करेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट करेगा लेडिक सेल के ऊपर. तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत. थर्ड है टेस्टोस्टेरोन पिट्यूटरी ग्लैंड. बच्चे टेस्टोस्टेरोन टारगेट ऑर्गन के ऊपर एक्ट करेगा और हेल्प करेगा किसमें? स्पर्मेटोजेनेसिस में. ठीक है, एंड स्पर्मेटोजेनेसिस में. इसलिए आपका सी ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत. फोर्थ ऑप्शन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो किस पे एक्ट करेगा? सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा, और सर्टोली सेल्स मेल जर्म सेल्स से क्या प्रोड्यूस कराएगी? स्पर्म, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस में ये हेल्प करेगी. तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका? डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हाइपोथैलेमिक हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑनसेट ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस एट प्यूबर्टी. देखो, हाइपोथैलेमस, जो भी हाइपोथैलेमस है, ये जो हाइपोथैलेमस है बच्चे कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन. और ये गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन फिर किसके ऊपर एक्ट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर. किसके ऊपर एक्ट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर. तो यहां से करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, समझ कर पा रहे हो सारा?
सारे ऑप्शन कर पा रहे हो या नहीं? नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द स्पर्म इज अटैच टू द सर्टोली सेल प्रायर टू द स्पर्मिएशन। ठीक है, स्पर्मिएशन यानी कि जब रिलीज होता है स्पर्म उससे पहले कौन सा पार्ट जो स्पर्म का है वो एम्बेड होता है, वो अटैच होता है सर्टोली सेल से। तो 4 पार्ट मैंने आपको बताए थे स्पर्म के, ठीक है, यानी कि हेड हो गया, नेक हो गया, मिडल पीस एंड टेल। तो जो हेड पोर्शन है वो किससे अटैच होता है? ये सर्टोली सेल से अटैच होता है, ठीक है, फॉर द नर्सिमेंट, और फाइनली रिलीज हो जाता है आफ्टर गेनिंग द नर्सिमेंट, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, नंबर ऑफ स्पर्मेटो जो सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अल्टीमेटली प्रोड्यूस इन स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म प्रोड्यूस करेगी? एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्म प्रोड्यूस करती है, पहले 4 स्पर्मेटिड प्रोड्यूस करेगी और ये किसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे? स्पर्म के अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 400 स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए? ये ध्यान से सुनना, कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए? अब देखो, आप ध्यान से सुनो, यानी कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, मैं यहां पे लिख देती हूं, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये कितने स्पर्मेटिड बनाती है? कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी? 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी। ठीक है, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी और हमें कितने मिलेंगे? 4 स्पर्म मिलेंगे। यही है, और हमें कितने मिलेंगे? 4 स्पर्म मिलेंगे। ठीक है, अब एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की बात करूं, ठीक है, क्वेश्चन किसकी बात कर रहे हैं? एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हमें कितने स्पर्म देगी? 2 स्पर्म। ठीक है, यानी कि 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हमें कितने देंगी? 200 स्पर्म्स। और हमें कितने चाहिए? 400 चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं 200 करूं, यानी कि हमारे पास आंसर कितना आएगा यहाँ से? 400 स्पर्म। ठीक है, यानी कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से हमें कितने स्पर्म मिलते हैं? 2 स्पर्म मिलते हैं। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म मिलते हैं। 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से मिलेंगे हमें 200। क्वेश्चन पूछ रहा है 400 स्पर्म हमें कितनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से मिलेंगे? 200। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ स्पर्म होल्ड्स द हैप्लॉइड क्रोमेटिन। ठीक है, हैप्लॉइड क्रोमेटिन यानी कि न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? हाईली कंडेंस्ड क्रोमेटिन होगी। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? हाईली कंडेंस्ड क्रोमेटिन होगी। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस है वो किस पार्ट के अंदर प्रेजेंट होगा? हेड पार्ट ऑफ स्पर्म। किस पार्ट के अंदर प्रेजेंट होगा? हेड पार्ट के अंदर एक्रोसोम प्लस न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये है स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन। स्पर्म किसके अंदर प्रोड्यूस होंगे? टेस्टिस। और ज्यादा अगर मैं पर्टिकुलर करूँ तो स्पर्म कहाँ पर प्रोड्यूस होंगे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होंगे। करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो बच्चे 4 लेक्चर हुए हैं हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के, है ना। 4 लेक्चर के अंदर हमने पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया था। हमने स्टार्टिंग किया, हमने टेस्टिस के बारे में पढ़ा, फिर टेस्टिस के हमने बहुत सारे डायग्राम देखे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखा, ट्रांसफर सेक्शन देखा। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैंने आपसे होमवर्क के क्वेश्चंस दिए हैं आपके कमेंट बॉक्स में सबके आंसर्स होने चाहिए। ठीक है, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, मैंने आपको पूरा का पूरा दिखा दिया है जो भी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। हार्मोनल कंट्रोल, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, तीनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो आज का लेक्चर आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, एंड आई होप जब आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आओ तो आपका पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म होगा और हम खत्म होना चाहिए, और हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।